हेलो दोस्तों, फास्ट ट्रैक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं देवेंद्र सर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्तमान में हम सभी कास्ट ऑफ क्वालिटी को डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कास्ट ऑफ क्वालिटी के कॉन्सेप्ट को समझा था कि कास्ट ऑफ क्वालिटी क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है। आज हम लोग उसके जो टाइप्स हम लोगों ने पढ़े, यानी चाहे वो प्रिवेंशन कास्ट हो, चाहे वो अप्राइजल कास्ट हो, चाहे वो फेल्योर कास्ट हो, ये क्या होती हैं और इन सभी कास्ट को मिला करके किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग होती है वो किस प्रकार की जाती है। आज के वीडियो में, आज की क्लास में हम लोग इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो ये तीन तरह की कॉस्ट के बारे में हमारे सिलेबस में चर्चा की गई है, जिसमें से फेल्योर कास्ट को हम लोगों ने इंटरनल फेल्योर कास्ट और एक्सटर्नल फेल्योर कास्ट में बाइफरकेट करके हमने पढ़ा है और आगे उसको विस्तार से समझेंगे। इनका संबंध किस तरह की गतिविधियों से है और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो किस पर्टिकुलर कास्ट के अंतर्गत कैलकुलेट की जाती हैं या उनको कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसमें वो सारी गतिविधियां शामिल होंगी कास्ट ऑफ क्वालिटी में जिनका संबंध मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन से नहीं होता है। तो चलिए गाइस, वो चार तरह की जो हमारी कॉस्ट हैं उनको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग लास्ट क्लास का जो हमारा एक छूटा हुआ बिंदु था, या जो लास्ट क्लास पर जो लास्ट वीडियो हमने जहां पर अपनी बात समाप्त की थी, वहीं से हम अपनी बात को आज स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा था कि दो तरह की कॉस्ट के बारे में हमने चर्चा की थी। एक तो हमारी जो थी वो है कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी के बारे में हम लोगों ने बात किया था, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। और फिर हम लोगों ने बात की थी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के बारे में। यानी कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी का मतलब था अच्छी गुणवत्ता की लागत और यहां पर बुरी गुणवत्ता लागत, और दोनों लागत को मिलाकर के ही जो हमारी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है वो बनती है। तो अर्थात कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का दोनों से संबंध था, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास पर समझा। अब इसी कास्ट ऑफ गुड क्वालिटी को हम लोग क्या कहते हैं, कास्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस भी हमने कहा था, और इसी को हम लोगों ने कहा था, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, इसी को कहते हैं कास्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। कन्फॉर्मेंस का मतलब होता है, यहां पर अगर हम कास्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस की कहें तो इसको हिंदी में कहते हैं अनुरूपता लागत। अनुरूपता लागत है, और ये हमारी है गैर अनुरूपता लागत। अब कास्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस या एंड कास्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस क्या होती है? कास्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस का मतलब है प्रोवाइडिंग, कास्ट ऑफ प्रोवाइडिंग, इसको अगर हम समझें तो इसको कहा जाता है कास्ट ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट आर सर्विस, प्रोडक्ट आर सर्विस as per required standards। यानी इसको हम कहते हैं गुड स्पेंड अमाउंट। यानी चूंकि गुड क्वालिटी यानी किसी भी प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए, यानी अच्छी गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए जो हम पैसा खर्च करते हैं उसी को हम कास्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस कहते हैं। अर्थात
जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को एक रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स के अनुसार जो है उपलब्ध कराने की कोशिश के लिए जो पैसा खर्च करते हैं, वो पूरा का पूरा पैसा हमारा कास्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस कहलाता है, और उसी कास्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस को हम कास्ट ऑफ गुड क्वालिटी कहते हैं। फिर कास्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस का मतलब या कास्ट ऑफ पुअर क्वालिटी का मतलब है अननेसेसरी स्पेंड, या इसको हम कह सकते हैं अननेसेसरी एक्सपेंस कह लीजिए इसको। यानी जो है अनावश्यक जो खर्चा होता है उसको हम नॉन कन्फॉर्मेंस कहते हैं। अनावश्यक जो खर्चा होता है उसी को हम कास्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कहते हैं। इसी को हम लोगों ने एक और नाम दिया था, इसी को हम लोगों ने कहा था कास्ट ऑफ कंट्रोल, और इसी को हम लोगों ने कहा था कास्ट ऑफ फेल्योर ऑफ कंट्रोल। तो कल हम लोगों ने यहां तक चर्चा की थी, आज जरा उसको पहले से हमने समझा। तो कास्ट ऑफ गुड क्वालिटी का मतलब है कि कास्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस। कास्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस का मतलब है कि जब भी किसी प्रोडक्ट या सर्विस को हम उसके मानक के अनुरूप, यानी एक मानक युक्त किसी उत्पाद या सेवा को उपलब्ध कराने पर जो हम कास्ट यानी जो एक्सपेंस करते हैं, उसी को हम कास्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस कहते हैं, और उसी को कास्ट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। फिर जो गैर जिम्मेदारा, अनावश्यक या अतिरिक्त जो खर्चा होता है, अननेसेसरी अनवांटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो पैसा खर्च किया जाता है, उसी को हम कास्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कहते हैं, या उसी को कास्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस कहते हैं। और उसी कास्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस को कास्ट ऑफ फेल्योर ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता था। अब यही से हमारी जो है वो दो जो कॉस्ट थी वो निकलती हैं। सबसे पहली जो हमने बात की थी प्रिवेंशन कॉस्ट, प्रिवेंशन कॉस्ट यहां से निकलती है, और दूसरी जो हमारी होती है वो होती है अप्राइजल कॉस्ट। अप्राइजल कॉस्ट तो यानी जो हमारी कास्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस होती है, जो अनुरूपता लागत होती है, वो अनुरूपता लागत दो भागों में बटी होती है, यानी उसको हम कहते हैं रोकथाम लागत और मूल्यांकन लागत। इसी तरीके से जो हमारी कास्ट ऑफ फेल्योरनेस होती है, फेल्योर ऑफ कॉस्ट कंट्रोल होता है, उसी को हम दो भागों में बांटते हैं, और पहले को हम कहते हैं इंटरनल फेल्योर कास्ट हो गई, यानी इसको आंतरिक विफलता लागत, और दूसरी जो है वो है एक्सटर्नल फेल्योर कास्ट। तो ये चार तरह की जो हमारी कास्ट हैं, इन्हीं को हमें यहाँ पर अब वन बाय वन करके समझना है। लेकिन ये जो हमारी लागतें हैं, ये जो हमारी कॉस्ट हैं, चाहे वो हमारी रोकथाम कास्ट हो, चाहे मूल्यांकन कास्ट हो, चाहे आंतरिक विफलता कास्ट हो या बाह्य विफलता कास्ट हो, इस कास्ट का किसी न किसी तरीके से जो इन कास्ट का संबंध किस तरह की गतिविधियों से होता है, ये समझने के लिए इसके फ्लैशबैक में समझना। अर्थात जो प्रिवेंशन कॉस्ट है, जो अप्राइजल कास्ट है, वो कास्ट ऑफ गुड क्वालिटी से जुड़ा हुआ, यानी कि अच्छा पैसा, यानी गुड स्पेंड अमाउंट के अंतर्गत इसमें सारी चीजें हैं। यानी यहाँ पर जो पैसा मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर करेगा वो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए करता है। यहाँ पर जो पैसा खर्च होगा, चाहे वो इंटरनल फेल्योर कास्ट हो, चाहे एक्सटर्नल फेल्योर कास्ट हो, वो पैसा कहीं ना कहीं अननेसेसरी होता है, अनप्लान्ड होता, अनवांटेड होता है। तो इससे क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट में हमें इस कास्ट को, इस खर्चे को नियंत्रित करने की जरूरत हो। वैसे हमें ये दोनों जो है वो खर्चों को नियंत्रित करने की जरूरत होती है। ये बात ध्यान रखेंगे कि हमेशा हमें अपनी कास्ट ऑफ क्वालिटी को मिनिमाइज करना होगा। हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि चाहे हम प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हों या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हों, हमें अपने प्रोडक्ट या सर्विस की जो कास्ट ऑफ क्वालिटी है उसको एज पर जो है सिचुएशन मैक्सिमम लेवल तक हमें उसे कंट्रोल करने की जरूरत होती है। क्योंकि ये चार जो कॉस्ट है, इन्हीं कॉस्ट से के आधार पर जो है वो किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग होती है, उसका जो प्राइस होता है वो डिसाइड किया जाता है, वो उसको एस्टिमेट किया जाता है। चलिए, तो अगर हम लोगों ने ये समझ लिया है कि जो हमारी प्रिवेंशन कॉस्ट है या अप्राइजल कॉस्ट है या इंटरनल फेल्योर कास्ट है या एक्सटर्नल फेल्योर कास्ट है, इनका संबंध किस किस तरीके से है, किन चीजों से, अर्थात
ये जो हमारी दो कास्ट हैं, ये कास्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस यानी अनुरूपता लागत से जुड़ी है। इंटरनल फेल्योर और एक्सटर्नल फेल्योर कास्ट जो है वो गैर अनुरूपता लागत से जुड़ी है। अनुरूपता लागत का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट या सेवा को उसके मानक के अनुरूप उपलब्ध कराने के लिए, उसके मानक के अनुरूप उसके अस्तित्व को उत्पन्न करने के लिए हम जो पैसा खर्च करते हैं वो हमारी अनुरूपता लागत कहलाती है। और जब भी किसी प्रोडक्ट या सर्विस में हम गैर जरूरी या अनावश्यक कोई पैसा खर्च करते हैं तो उस पैसे को ही यानी उस पैसे को ही हम कास्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस कहते हैं, और ये कहीं ना कहीं कास्ट ऑफ पुअर क्वालिटी से जुड़ा हुआ होता है। तो कास्ट ऑफ पुअर क्वालिटी और कास्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस समझ में आता है। अच्छे से को हम अननेसेसरी एक्सपेंस या इसको हम गैर आवश्यक या अनावश्यक या फालतू का खर्चा हम समझते हैं या कहते हैं। चलिए अब हम वन बाय वन करके ये जो हमारी कॉस्ट है जरा इनको समझते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें समझने की कोशिश करेंगे प्रिवेंशन कॉस्ट क्या होती है, यानी रोकथाम लागत क्या है। चलिए तो हमारी पहली कॉस्ट है प्रिवेंशन कॉस्ट या प्रिवेंटिव कॉस्ट भी कहीं कहीं पर इसको लिखा जाता है। इसको हम कहते हैं रोकथाम लागत। अब ये रोकथाम लागत क्या होती है? हम सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं या हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने में या उस सर्विस को प्रोवाइड करने में हमसे बहुत सारी जो एरर होने की संभावना होती है, बहुत सारे दोष आने यानी बहुत सारे एरर एंड डिफेक्ट्स। एरर क्या होती है, डिफेक्ट्स क्या होती है, ये हम लोगों ने पहले ही क्लासेस में समझ रखा है जब हम लोगों ने पोका योग मॉडल में ये चीजें हमने विस्तार से समझी हैं, एरर्स और डिफेक्ट्स के बीच का डिफरेंस। तो एक नेचुरल सी बात है कि हमारे सर्विस में, हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी से रिलेटेड एरर्स एंड डिफेक्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी होती है। तो उस प्रोबेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए यानी किसी भी प्रोडक्ट में या किसी भी सर्विस में जो प्रोस्पेक्टिव एरर्स होने की या प्रोस्पेक्टिव डिफेक्ट्स होने की जो संभावना होती है, यानी उसको कंट्रोल करने के लिए और उसको रोकने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है वो पैसा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन कॉस्ट यानी प्रिवेंटिव कॉस्ट या उसी को हम प्रिवेंशन कॉस्ट या रोकथाम लागत कहते हैं। तो अगर हम इसको हिंदी में समझें तो सीधे लिख सकते हैं कि किसी भी उत्पाद या सेवा में गुणवत्ता से संबंधित भावी त्रुटियों या दोषों को रोकने के लिए व्यय की गई राशि। ठीक है, या इसी को हमें अंग्रेजी में अगर समझना हो तो हम कह सकते हैं स्पेंड अमाउंट फॉर reducing the error or defects in product or service। तो जब भी कोई पैसा, जब भी कोई राशि हम भावी त्रुटियों को यानी यहां पर
रिड्यूस द फ्यूचर। भविष्य में हमारे प्रोडक्ट या सर्विस में जो फ्यूचर एरर्स एंड डिफेक्ट्स होती हैं, त्रुटियां एवं जो दोष होते हैं, उनको कम करने के लिए, उनको रोकने के लिए, यानी रिड्यूसिंग करना, उनको कम करना या उनको स्टॉप करना, ये दोनों चीजें यहां पर फॉर स्टॉपिंग भी कह सकते हैं। तो स्पेंड अमाउंट फॉर स्टॉपिंग और रिड्यूसिंग द फ्यूचर एरर्स एंड डिफेक्ट्स इन अ प्रोडक्ट और सर्विस, या उसी को हम कह सकते हैं किसी भी उत्पाद या सेवा में गुणवत्ता से संबंधित भावी त्रुटियों एवं दोषों को कम करने के लिए या रोकने के लिए, उनकी संभावना कम करने के लिए व्यय की गई राशि को हम प्रिवेंशन कॉस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें यहाँ पर कि कौन कौन सा गतिविधि यानी कौन कौन सा व्यय है जो हमारा प्रिवेंशन कॉस्ट के अंतर्गत आता है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें मेंटेनेंस के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में बात करें, दूसरी हम बात करें यहाँ पर प्रोसेस रिव्यू कराना, तीसरी बात हम यहाँ पर करें ट्रेनिंग प्रोग्राम करें, चौथी बात अगर हम यहाँ पर करें तो मार्केट रिसर्च, पांचवी बात अगर हम करें तो यहाँ पर सप्लायर इवैल्यूएशन। ये कुछ चीजें हैं जो प्रिवेंशन कॉस्ट के अंतर्गत आती हैं यहां पर, और ये कास्ट सबसे महत्वपूर्ण होती है। सबसे महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि हमने कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और आइंस्टीन का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट्स भी है कि इंटेलेक्चुअल सॉल्व द प्रॉब्लम्स, जीनियस प्रिवेंट द प्रॉब्लम। यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो समस्या को हल करते हैं, लेकिन जो जीनियस होते हैं वो समस्या को आने से ही रोकते हैं। तो यहां पर हमें अपने सेवा में, हमें अपने उत्पाद में त्रुटियों को, दोषों को आने से रोकना है। यानी बीमारी हो जाए, बीमारी आ जाए तो उसका इलाज कराने से बेहतर है कि हमको वो बीमारी होने ही ना पाए, अर्थात हम पहले से पहले जो है बचाव कर लें। तो प्रिवेंशन का मतलब बचाव या रोकथाम ही होता है। तो रोकथाम का मतलब क्या है? जैसे हम मेंटेनेंस करते हैं, मेंटेनेंस चाहे वो मशीन का हो, अब मशीन आपने एक बार लगा दी, अब उसकी आप क्या करते हैं, उसका रिपेयरिंग या मेंटेनेंस नहीं कराते, तो इससे क्या होगा, वो जो सामान प्रोड्यूस करेगी उसमें एरर्स आ जाएंगी। अब प्रोसेस रिव्यू, आपने जो आप जिस तरीके से अपना सामान बना रहे हैं या जिस प्रक्रिया के द्वारा आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कोई नया बदलाव, नया नॉलेज आ गया, उसको आप जो है वो नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं। ट्रेनिंग, आप अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित नहीं कर रहे हैं समय समय पर, क्योंकि अब जो है नए बच्चे आए या नए एम्प्लॉइज आए या काम करने के नए तरीके आए, तो उनको आप नए नॉलेज से अवेयर नहीं करा रहे। मार्केट रिसर्च नहीं कर रहे हैं, यानी समाज में या मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट या किस तरह की जरूरतें हैं, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, ये आपने नहीं पता किया। कभी कभी आपने अपने जो सप्लायर है, यानी जो आपको आपका जो विक्रेता है, आपका जो सप्लाई करने वाला व्यक्ति है, वही गड़बड़ कर रहा है, वही जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो इससे क्या है, आपके साथ तमाम समस्याएं आ सकती। तो यहाँ पर हम वो पैसा रखते हैं, जो पैसा हम उन मदों में खर्च करते हैं जो मदे हमारे उत्पाद या सेवा में त्रुटियों को या दोषों को आने से रोकती हैं या उनको नियंत्रित करती हैं। तो वो हमारा क्या है, प्रिवेंशन कॉस्ट है। और प्रिवेंशन कॉस्ट, प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम जितनी अधिक से अधिक चीज़ों का प्रिवेंशन कर सके वो करना चाहिए। और प्रिवेंशन कॉस्ट में हमने कहा कि जो हमारी यहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, जो हमारा प्रोसेस रिव्यू कॉस्ट होती है, जो हमारी यहाँ पर ट्रेनिंग कॉस्ट होती है, मार्केट रिसर्च कॉस्ट होती है, सप्लायर इवैल्यूएशन कॉस्ट होती है, ये सारी कॉस्ट जो है वो हमारी प्रिवेंशन कॉस्ट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और प्रिवेंशन कॉस्ट बेहतर होती हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले, क्योंकि बहुत सारा पैसा हम अपने सर्विस
या अपने प्रोडक्ट में आई हुई प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने या जो हमको सॉल्व करने में खर्च करते हैं। यहाँ पर हम वो पैसा रखते हैं जो पैसा हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस में प्रॉब्लम्स को आने से रोकने के लिए, उनके प्रिवेंशन के लिए, उनकी रोकथाम के लिए या उनकी संभावना को कम करने के लिए हम खर्च करते हैं। जैसे हमने कहा कि हम मेंटेनेंस से रिपेयरिंग करते हैं, तो ये क्या है, हम समय हमारी मशीन बिगड़ी नहीं है लेकिन हम एक निश्चित अंतराल पर उसकी सर्विसिंग करा रहे हैं। इससे क्या है, हमारे प्रोडक्ट में जो डिफेक्ट्स या एरर्स होने की संभावना है वो नहीं होगी, क्योंकि हमारी मशीन स्मूथली चलती रहेगी। हम समय समय पर ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, हम समय समय पर अपने जो सप्लायर्स हैं उनको इवैल्यूएट भी कर रहे हैं, हम मार्केट रिसर्च भी करा रहे हैं। तो इससे हमारे प्रोडक्ट में, हमारे सर्विस में जो फ्यूचर जो डिफेक्ट्स होंगे, जो एरर्स होंगी, वो कंट्रोल हो जाएंगी, वो रिड्यूस हो जाएंगी या उनकी संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो प्रिवेंशन कॉस्ट समझ में आई। एग्जाम में क्या ध्यान देना है, एग्जाम में यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाता है वो किसी कॉस्ट के अंतर्गत के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। अर्थात ऐसी कौन, जैसे कई सारे कास्ट के नाम दे दिए जाए और उसमें से कहा जाए कि ये कास्ट किस कैटेगरी की कास्ट है। तो जो हमारा मेंटेनेंस या रिपेयरिंग या सर्विसिंग चार्ज होता है वो प्रिवेंशन कॉस्ट में आता है। जो हमारा प्रोसेस रिव्यू कॉस्ट होता है, जो ट्रेनिंग कॉस्ट होता है, मार्केट रिसर्च कॉस्ट होता है, ये सारे कॉस्ट हमारे प्रिवेंशन कॉस्ट के अंतर्गत ही कंसीडर किए जाते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं अपनी दूसरी कॉस्ट के बारे में, यानी हम अप्राइजल कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। अप्राइजल कॉस्ट का मतलब क्या है, जरा पहले समझें। अप्राइजल का मतलब होता है मूल्यांकन, या उसी को हम लोग आकलन भी कहते हैं। अप्राइजल कॉस्ट, या इसी को हम लोग हिंदी में मूल्यांकन लागत कहते हैं। अब ये मूल्यांकन लागत क्या होती है? देखिए, दो चीजें होती हैं। जब हम किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को उपलब्ध कराते हैं तो हमें वहाँ पर गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, गुणवत्ता की निगरानी रखने के लिए हमें बहुत सारी गतिविधियां करनी पड़ती हैं, केवल क्वालिटी के लिए। तो अप्राइजल कॉस्ट का मतलब ये है कि किसी उत्पाद या सेवा में गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए या गुणवत्ता को विकसित करने के लिए जो भी हम से संबंधित जो गतिविधियां करते हैं, या गुणवत्ता की निगरानी के लिए जो हम पैसा खर्च करते हैं, जो राशि व्यय करते हैं, उस राशि को ही हम अप्राइजल कॉस्ट कहते हैं। अर्थात अगर इसको हिंदी में समझें तो निकल कर आता है कि किसी भी उत्पाद या सेवा में गुणवत्ता से संबंधित गतिविधियों की निगरानी एवं जांच के लिए व्यय की गई राशि को हम क्या कहते हैं? अप्राइजल कॉस्ट कहते हैं। यानी दो चीजें हैं, निगरानी और जांच। या इसी को अगर हमसे इंग्लिश में पूछा जाए तो कहेंगे स्पेंड अमाउंट फॉर टेस्टिंग और इंस्पेक्शन, activities inspection activities to maintain
क्वालिटी इन प्रोडक्ट और सर्विस। तो दोनों बातें सामने लिखी हैं, यानी जब भी किसी भी उत्पाद या सेवा में गुणवत्ता से संबंधित गतिविधियों की निगरानी में अथवा उनकी जांच के लिए जो पैसा हम खर्च करते हैं वो पैसा ही हमारा अप्राइजल कॉस्ट कहलाता है, या यूं कहें स्पेंड अमाउंट फॉर टेस्टिंग और इंस्पेक्शन एक्टिविटी टू मेंटेन क्वालिटी इन अ प्रोडक्ट या सर्विस। अर्थात किसी भी प्रोडक्ट में या सर्विस में क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम जो भी पैसा खर्च करते हैं वो पैसा हमारा जो है वो अप्राइजल कॉस्ट में आता है। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो कहने का तात्पर्य यही, कहीं ना कहीं ये चीज जो होती है, यानी हम इसको क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। जब अगर हम इसको कहा जाए तो ये क्या कहलाता है, यही हमारा क्या है, क्वालिटी कंट्रोल है। क्योंकि शुरुआत में हम लोगों ने क्वालिटी कंट्रोल का, तो क्वालिटी कंट्रोल का मीनिंग ही तो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो वो है इंस्पेक्शन कॉस्ट, दूसरा अगर हम कहें यहाँ पर प्रोटोटाइप टेस्टिंग, प्रोटोटाइप टेस्टिंग कॉस्ट, सर्विलांस या वेंडर सर्विलांस कॉस्ट कह दीजिए, तो ये हमारे क्या है, अप्राइजल कॉस्ट है। उदाहरण के तौर पर जब हम कोई फोरमैन जो है सुपरवाइजर रखते हैं, जैसे हमने एक सुपरवाइजर रख दिया, तो कंपनी में एक सुपरवाइजर रख जा रहा, सुपरवाइजर का जो काम है वो मैन्युफैक्चरिंग से सीधे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन सुपरवाइजर क्या कर रहा है, केवल निगरानी रख रहा है। या हमने सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, तो सीसीटीवी कैमरे हमने लगा दिए तो वो क्या है, सर्विलांस कॉस्ट है। बात समझ पा रही है? तो हमें किसी भी प्रोडक्ट या सेवा में क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी को अचीव करने के लिए हम उसके सर्विलांस या उसकी टेस्टिंग या उसके इंस्पेक्शन में जो कुछ भी हम खर्च करते हैं वो पैसा हमारा अप्राइजल कॉस्ट आता है, और ये पैसा भी कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी के अंतर्गत आता है, और इसीलिए कॉस्ट उसको हम क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट भी के नाम से कहते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा जो पैसा है वो क्वालिटी कंट्रोल के अंतर्गत आता है। अर्थात क्वालिटी को बनाए रखने के लिए हम जो पैसा निगरानी में, उसकी जांच में, उसके निरीक्षण में, उसके परीक्षण में पैसा खर्च करते हैं, वो सारा पैसा हमारा यहाँ पर अप्राइजल कॉस्ट के अंतर्गत आता है। इंस्पेक्शन कॉस्ट हमने कहा, हमने सुपरवाइजर रखा, हमने सर्विलांस कॉस्ट का मतलब हमने कोई चाहे ये पैसा हमने किसी मनुष्य पर खर्च किया हो, चाहे किसी भौतिक संसाधन को खरीदने में खर्च किया हो, लेकिन ये पूरा का पूरा जो पैसा है, ये जो व्यय है वो अप्राइजल कॉस्ट के अंतर्गत आएगा। सर्विलांस के लिए, टेस्टिंग के लिए, इंस्पेक्शंस के लिए, ये सारे शब्द जो हैं वो अप्राइजल कॉस्ट के अंतर्गत ही कंसीडर होंगे। क्लियर? तो चलिए अब हम अपनी एक तीसरी कॉस्ट के बारे में समझते हैं। तो ये जो दो कॉस्ट थी, ये गुड क्वालिटी कॉस्ट के अंतर्गत या कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी के अंतर्गत कंसीडर हुए। अब हम एक तीसरी कॉस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, इंटरनल फेल्योर कॉस्ट। इंटरनल फेल्योर कॉस्ट क्या होती है, जरा इसको हम समझते हैं। तो तीसरी हमारी कॉस्ट है इंटरनल फेल्योर कॉस्ट, और इसको हम हिंदी में कहते हैं आंतरिक विफलता लागत। और आंतरिक विफलता लागत का जो संबंध है वो किससे है, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी से। अगर हम इसको समझें तो देखिए, जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें हम कितना भी प्रिवेंशन को बनाए रखें, हम कितना भी अप्राइजल कर लें, यानी कितना भी हम उसको पहले से पहले जो है वो जागरूक रखें, पहले से पहले, फिर भले ही हमने कितना जो है उस प्रोडक्ट को बनाने के दौरान
यानी बनाने से पहले भी हमने बहुत सारी जो है सावधानियां बरती, बनाने के दौरान भी बहुत सारी सावधानियां बरती, लेकिन फिर भी हमारे प्रोडक्ट या सर्विस में कुछ ना कुछ एरर या मिस्टेक्स हो ही जाती हैं। अब वो जो मिस्टेक्स हो गई हैं ऑलरेडी, उन मिस्टेक्स को डिटेक्ट करना, यानी उन मिस्टेक्स को फाइंड करना कब? बिफोर द ट्रांसफर ऑफ गुड और सर्विस टू द कस्टमर, अर्थात ग्राहक के पास वो उस उत्पाद या वो सेवा पहुंचने से पहले ही हमारे उत्पाद या सेवा में जो त्रुटियां हैं, जो दोष हैं, उनको पता करने और उनको जो दूर करने में जो हम पैसा खर्च करते हैं, वो पैसा हमारा इंटरनल फेल्योर कास्ट कहलाता है। अर्थात किसी भी उत्पाद या सेवा में निहित त्रुटियों या दोषों को ग्राहक के पास पहुंचने से पहले किसी भी उत्पाद या सेवा में निहित त्रुटियों या दोषों को आप पता लगाने के लिए, यहां पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, में निहित दोषों को ग्राहक के पास पहुंचने से पहले पता लगाने एवं उन्हें दूर करने के लिए व्यय की गई राशि। तो दो चीजें हैं, उनका पता लगाना और फिर उन्हें दूर करना। अब इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो अगर हम इसको इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में तो सीधे है, अगर हम यहां पर इसका इंग्लिश वर्जन देखें तो हम कह सकते हैं कि स्पेंड अमाउंट फॉर डिटेक्टिंग डिफेक्ट्स, एरर्स बिफोर transfer of product or service to customer। तो उनको डिटेक्ट करना है और उनको करेक्ट करना है। जैसे अब एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो ये पैसा अननेसेसरी पैसा खर्च हो रहा है। जैसे अगर हम कहें कि प्रोडक्ट रिजेक्शन हो गया, यानी जब हमने सुपरवाइजर से अपने प्रोडक्ट का, यानी अप्राइजल कास्ट के अंतर्गत जब हमने एक सुपरवाइजर जो है वो रिक्रूट किया और सुपरवाइजर आता है और हमारे प्रोडक्ट की जांच करता है और प्रोडक्ट को जो है फेल करके चला जाता है। वो कहता है कि नहीं, ये प्रोडक्ट जो है वो उपयोग लायक नहीं है, यानी इसको बाहर सप्लाई ना किया जाए। तो अभी माल कंपनी के अंदर ही है, सप्लाई होने से पहले ही उसकी जांच की गई और उस जांच का जो है वो जो है हमने जांच करने के लिए एक सुपरवाइजर रखा है। सुपरवाइजर की जो सैलरी जा रही है
वो पैसा जो है वो इंस्पेक्शन कॉस्ट में जा रहा है। लेकिन अब इंस्पेक्शन करने पर सुपरवाइजर ने उस प्रोडक्ट को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो वो जो रिजेक्ट है यानी प्रोडक्ट या सर्विस रिजेक्शन, तो वो हमारी क्या होगी, यानी वो एक अननेसेसरी, यानी वो हमारे लिए वेस्टेज हो गया। प्रोडक्ट या सर्विस रिजेक्शन हो गया। दूसरा हम यहां पर बात करें, स्क्रैप की बात करें, यानी जो स्क्रैप है वो हमारा यहां पर, फिर यहां पर लो ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस, फिर रीप्रोसेसिंग हो रही है या कंस्ट्रक्शन हो रहा है किसी चीज का ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस। या यहीं पर अगर हम बात करें एक्सिस इन्वेंट्री, या हम यहीं पर बात करें ट्रबल शूटिंग, तो ये जो हमारी चीजें हैं, यानी यहां पर दो विजुअल नहीं हो रहा, रीप्रोसेसिंग या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ, और इसी के बाद अगर हम बात करें यहां पर, तो हम ट्रबल शूटिंग की बात कर लेते हैं। और एक्सिस इन्वेंट्री के बारे में बात कर लेते हैं। यानी जो अतिरिक्त हमने कच्चा माल खरीद लिया, तो वो हमारे लिए क्या है, यानी वो पैसा एक बैड अननेसेसरी एक्सपेंस हुआ। बात समझ में आ रही? तो किसी भी उत्पाद या सेवा में जो है निहित त्रुटियों और दोषों को ग्राहक के पास पहुंचने से पहले पता लगाने एवं उन्हें दूर करने के लिए व्यय की गई राशि। ट्रबल शूटिंग का मतलब है हमने समस्या समाधान के लिए कुछ काम किया, यानी कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनको डिटेक्ट किया, उसको ढूंढा, डिटेक्ट किया हमने उस डिफेक्ट्स या एरर्स को, फिर उसको हमने करेक्ट किया। तो हमने कहा कि उसको पता लगाने और उसको करेक्ट करने, डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग डिफेक्ट्स एरर्स बिफोर द ट्रांसफर ऑफ, तो दोनों चीजें यहां पर कर सकते हैं, डिटेक्टिंग भी कर सकते हैं एंड करेक्टिंग भी शब्द यहां पर जोड़ सकते हैं। तो वो जो पैसा है, ध्यान रखिए कि ये अप्राइजल कास्ट से डिफरेंट होती है। अप्राइजल कास्ट में जो होती है वो निगरानी के लिए और जांच के लिए पैसा खर्च किया गया। अब जांच करने के बाद जब कोई जानकारी हमको जो त्रुटि मिल गई, उस त्रुटि को दूर करना है यहां पर, तो उस त्रुटि को पता लगाना और पता लगाने के बाद उसको दूर करना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अप्राइजल कास्ट में भी जो है वो डिफेक्ट्स की बात आती है, और लेकिन वहां पर डिफेक्ट्स की बात नहीं, वहां पर केवल विजिलेंस आता है, वहां पर सर्विलांस आता है, वहां पर इंस्पेक्शन आता है, वहां पर हमें केवल निगरानी रखनी है। फिर यहां पर क्या करना है, यानी वहां पर केवल दूर से रखा जाए। यहां पर क्या है, उसकी फिजिकल टेस्टिंग हो रही है यहां पर, यानी यहां पर हम उस जानकारी को, हमको त्रुटि पता चल गई, त्रुटि ढूंढी गई, मिली, और फिर उस त्रुटि को सही करना है। तो उस त्रुटि को ढूंढने और सही करने में जो पैसा खर्च हो रहा, वो हमारा एक तरीके से इंटरनल फेल्योरनेस कास्ट है, लेकिन इसका अर्थ थोड़ा सा व्यापक है। इंटरनल फेल्योरनेस कास्ट का मतलब एक तरीके से कास्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस, अर्थात गैर अनुरूपता लागत है। और गैर अनुरूपता लागत का मतलब है अनावश्यक व्यय, अर्थात जैसे हमने एक्सेस इन्वेंट्री खरीद ली, हमने जरूरत से ज्यादा कच्चा माल खरीद के रख लिया, तो वो क्या है, जिसकी जरूरत नहीं थी। हमें जरूरत थी 2 पेन की, हमने 3 पेन खरीद लिए, तो 1 पेन क्या है, अतिरिक्त आया, तो वो क्या है, यानी हमारी जो है वो कास्ट ऑफ इंटरनल फेल्योरनेस है। या फिर हमने स्क्रैप, हम सामान बना रहे हैं और उस सामान में कुछ चीजें बच जा रही हैं, या उस सामान से जो चीजें निकल कर आ रही, अब उसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, या उससे कोई दूसरा उत्पाद नहीं बना। स्क्रैप का मतलब क्या होता है? स्क्रैप का मतलब होता है वो भाग, वो वस्तु, वो सामान जिससे कोई दूसरा उपयोगी उत्पाद ना बन सके, यानी जिसको हम रीयूज ना कर सके,
तो वो चीज क्या है, हमारा स्क्रैप है। तो स्क्रैप क्या है हमारे तरीके से, स्क्रैप हमारी एक इंटरनल फेल्योरनेस है। अनएक्सेस, अनवांटेड एक्सेस इन्वेंट्री, एक्सेस रॉ मटेरियल हमारी क्या है, इंटरनल फेल्योरनेस है। बात समझ पा रही? तो ग्राहक को जानने से पहले हम जो कुछ भी पैसा खर्च करते हैं अपनी कमियों को, अपने दोषों को दूर करने में अपने उत्पाद या सेवा में, वो हमारा इंटरनल फेल्योरनेस कास्ट कहलाता है। अब इसी में हम चौथा और अंतिम जो पार्ट है वो देखते हैं, हमारा एक्सटर्नल फेल्योरनेस कास्ट क्या होती है। तो चौथा हमारा पार्ट है, चौथी जो एरर थी वो है हमारी एक्सटर्नल फेल्योरनेस कास्ट। एक्सटर्नल फेल्योर कास्ट, और इसको हम कहते हैं बाह्य विफलता लागत। तो अब बाह्य विफलता लागत क्या है? बाह्य विफलता लागत है का मतलब है कि जब हमारा कस्टमर के पास हमारा प्रोडक्ट पहुंच गया और कस्टमर ने हमारे प्रोडक्ट में कुछ कमियां या कुछ दोष ढूंढ लिए और फिर हमारे पास लेकर के आया कि भैया ये आपके प्रोडक्ट में ये खराबी है, ये जरा चेंज करो, ठीक है। तो जैसे यानी इसका हिंदी में अगर मतलब समझे तो इसका मतलब है कि ग्राहक द्वारा या इसको हम कह सकते हैं किसी उत्पाद या सेवा में ग्राहक द्वारा खोजे गए दोषों को दूर करने के लिए व्यय की गई राशि, ठीक है। यानी स्पेंड अमाउंट फॉर सॉल्विंग problems after delivery of products or service to customer। चूंकि हम आज की क्लास में हर जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसका हिंदी मीनिंग और अंग्रेजी मीनिंग दोनों रख रहे हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने ये सलाह दी है या एक रिक्वेस्ट की है कि सर जो आप एक्सप्लेन करते हैं उसको थोड़ा सा बायलिंग्विस्टिक रख दें, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं बहुत सारे हिंदी मीडियम के हैं, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के हैं, तो समस्या होती है। इसलिए हम दोनों चीज़ों को जो है वो सिस्टमैटिक रखने की कोशिश कर रहे हैं दोनों लैंग्वेजेस में, ठीक है। और दोनों चीज़ें इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप उन चीज़ों को नोट डाउन भी करते चले, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको बहुत ज़्यादा देखने को, पढ़ने को या बुक्स में जो है नहीं मिलते, लेकिन कंपटीशन में इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा टाइम लेकर के इसको प्रॉपरली जो है वो नोट डाउन कराने के पर्पज से जो है लेते हुए चल रहे हैं। खैर, तो जब भी हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विस कस्टमर तक पहुंच गई और कस्टमर ने उसमें से कोई डिफेक्ट्स निकाला और फिर उस डिफेक्ट्स को लेकर के हमारे पास आता है कि साहब जो है आपके ये गड़बड़ हो गया, तो उसको दूर करने के लिए हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे वारंटी क्लेम होता है,
वारंटी क्लेम्स हुए, ये क्या है, कस्टमर करता है जब प्रोडक्ट हम बेच देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रिपेयरिंग, जब प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, रिपेयर करवा रहे हैं। तीसरा अगर हम कहें इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ड्यू टू क्वालिटी रीजन। ड्यू टू क्वालिटी यानी गुणवत्ता कारणों के कारण हमारा जो पेमेंट फंस गया, उस पेमेंट पर जो हमको ब्याज देना पड़ा, वो हमारा रिटर्न ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जैसे आप Amazon पर प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न कर देते हो, तो Amazon पर प्रोडक्ट आया और आपने रिजेक्ट कर दिया या आपने उसको रिटर्न भेज दिया, तो वो जो पिकअप बॉय आता है या जो डिलीवरी बॉय आता है, जो पिकअप बॉय आता है, उस पर कंपनी को तो लायबिलिटी क्रिएट हो रही है ना। कंपनी को तो पैसा उसको पे करना पड़ेगा, जब वो देने आता है तब भी उसको पैसा पे करना पड़ रहा, और जब वो उसको वापस लेने आता है तो वो जो पैसा है कि आपके पास फ्लिपकार्ट से या अमेजॉन से कोई प्रोडक्ट आया और आपने उस प्रोडक्ट को रिटर्न भेजा, तो रिटर्न लेने पर जो वो व्यक्ति आता है या पूरी की पूरी उस प्रोडक्ट को पुनः जो है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जो कुछ भी उसका यात्रा खर्चा होता है, वो क्या है, वो एक एक्सटर्नल फेल्योरनेस कास्ट हुई, क्योंकि आपकी कमी के कारण आपके जो दोष थे, आपकी जो एरर्स थी, वो अब डिफेक्ट्स में बदल गई। और डिफेक्ट्स का मतलब यानी वो अब कस्टमर तक पहुंच गई और कस्टमर ने उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया। तो वो जो रिटर्न होते हैं, रिटर्न जो है ट्रांसपोर्टेशन कास्ट होती है, जो रिपेयरिंग होती है, जो वारंटी क्लेम्स होते हैं, या फिर जो गुणवत्ता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर हमारा जो पैसा फंस जाता है, हमारा पेमेंट रुक जाता है, उस पेमेंट के कारण जो हमको ब्याज पे करना पड़ता है या ब्याज जो लगता है बैंक के ऊपर, क्योंकि हमने लोन लेकर के वो बिजनेस किया, तो उसकी वजह से क्वालिटी रीजन से हमें पेमेंट बना, ब्याज देना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे एक्सटर्नल फेल्योरनेस कास्ट के अंतर्गत आती है। आई होप कि आपको ये चारों जो कॉस्ट है वो समझ में आ गई होंगी। अब इसमें समझना क्या है, क्योंकि चारों कॉस्ट है उसके मीनिंग हमने बहुत क्लियरली समझ लिए हैं, और हर कॉस्ट के अपने जो है वो स्पेसिफाइड एग्जाम्पल्स हैं। वो एग्जाम्पल्स ही आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस फ्रेम होता है वो एग्जाम्पल्स के थ्रू फ्रेम होता है। जैसे हमने कहा कि रिटर्न ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है वो किस तरीके की कॉस्ट है, तो वो एक्सटर्नल जो है हमारी फेल्योरनेस कास्ट है। लेकिन जब हमसे पूछा जाए स्क्रैप किस तरीके की कास्ट है, हमसे पूछा जाए कि प्रोडक्ट या सर्विस रिजेक्शन किस तरह की कास्ट है, हमसे पूछा जाए एक्सेस इन्वेंट्री किस तरह की कास्ट है, तो ये हमारा इंटरनल फेल्योरनेस कास्ट है। फिर हमसे पूछा जाए कि भाई प्रोटोटाइप टेस्टिंग कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट क्या है, सर्विलांस कॉस्ट क्या है, सीसीटीवी कैमरा लगवाए वो कॉस्ट क्या है, तो ये हमारी अप्राइजल कॉस्ट है। फिर इसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाए कि हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया, अवेयरनेस प्रोग्राम कराया, हमने जो है मार्केट रिसर्च करवाई, फील्ड इन्वेस्टिगेशन करवाया अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिवेंशन कॉस्ट है। तो ये चार कॉस्ट हैं, चारों की मीनिंग को ध्यान में रखना है, और चारों कॉस्ट से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पर कुछ 2-3 बातें और कर लेते हैं ऐसा टॉपिक के अंतर्गत, और इसके बाद हमारा जो है वो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल होता है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब है यहाँ पर प्रिवेंशन कॉस्ट प्लस अप्राइजल कॉस्ट। पहली चीज तो आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी हमने कास्ट ऑफ क्वालिटी की होगी, कास्ट ऑफ जो कन्फॉर्मेंस है उसी को कास्ट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, और इसमें 2 कॉस्ट जुड़ी होती है। दूसरी बात जो यहाँ पर
कास्ट ऑफ फेल्योर ऑफ कंट्रोल है, उसमें दो चीजें हैं, इंटरनल फेल्योर कास्ट और प्लस एक्सटर्नल फेल्योर कास्ट। दूसरा फार्मूला आपको ये ध्यान में रखना है। अब एक चीज हमने कहा कि ये जो कास्ट होती है, इसमें हमने कहा था कि एक कॉन्सेप्ट जो होता है वो टोटल कास्ट ऑफ क्वालिटी है। यानी अब हमें समझना है टोटल कास्ट ऑफ क्वालिटी क्या होता है, या जिसे हम TCOQ कहते हैं। तो टोटल कास्ट ऑफ क्वालिटी का मतलब है समेशन P A इंटरनल फेल्योरनेस एक्सटर्नल फेल्योरनेस अपॉन P प्लस A प्लस IF प्लस EF प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंटू मल्टीप्लाई बाई 100। ये हमारा जो है वो टोटल कास्ट ऑफ क्वालिटी कहलाता है। यानी जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जो हमारी कास्ट ऑफ क्वालिटी है, यानी ये चार चीजें क्या है, ये हमारा प्रिवेंशन कॉस्ट है, ये अप्राइजल कॉस्ट है, ये इंटरनल फेल्योरनेस कॉस्ट है, एक्सटर्नल। यानी जब इन कॉस्ट में हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जोड़ कर देते हैं और उसमें इन चारों कॉस्ट को जोड़ करके, यानी ये जो हमारी कास्ट ऑफ क्वालिटी है, उसमें कास्ट ऑफ क्वालिटी में हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के योगफल का भाग दे करके 100 से गुणा कर देते हैं, तो वो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी निकलता है। अर्थात इसी फार्मूले को अगर हम दूसरे संदर्भों में समझने की कोशिश करें तो क्या निकल करके आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या बनी, टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है। अगर इस फार्मूले को हम थोड़ा सा और विस्तार से समझें तो क्या है, ये हमारी क्या है, कास्ट ऑफ क्वालिटी है, फिर ये क्या है, हमारी कास्ट ऑफ क्वालिटी है, प्लस कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये हुआ इनटू मल्टीप्लाई बाय 100 TCOQ। तो चूंकि हमारा ये टॉपिक दो बिंदुओं पर सेंटर्ड था, एक तो हमारा कास्ट ऑफ क्वालिटी क्या होता है और फिर टोटल कास्ट ऑफ क्वालिटी क्या है। तो टोटल कास्ट ऑफ क्वालिटी का मतलब है कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन कास्ट भी जुड़ जाती है। तो जब भी कास्ट ऑफ क्वालिटी में कास्ट ऑफ क्वालिटी और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के योगफल से भाग देकर के 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उसे हम कास्ट ऑफ टोटल क्वालिटी या टोटल कास्ट ऑफ क्वालिटी कहते हैं। और ये जो कैलकुलेट होती है वो किस में होती है, कैलकुलेटेड इन परसेंटेज। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो टोटल कास्ट ऑफ क्वालिटी होती है, ये रोल किसमें करती है, प्ले रोल इन अ प्राइसिंग। जब हम किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग करते हैं, उसकी कीमत निर्धारित करते हैं, तो वो टोटल कास्ट ऑफ क्वालिटी के बिहाफ पर ही डिसाइड होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने कास्ट ऑफ क्वालिटी को कवर किया और फिर कास्ट ऑफ क्वालिटी और टोटल कास्ट ऑफ क्वालिटी के बीच का जो रिलेशन है वो समझा, और फिर टोटल कास्ट ऑफ क्वालिटी कहाँ रोल प्ले करती है ये समझा। तो टोटल कास्ट ऑफ क्वालिटी प्राइसिंग में रोल प्ले करती है। टोटल कास्ट ऑफ क्वालिटी को चूंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी गणना जो है वो प्रतिशत में होती है। और टोटल कास्ट ऑफ क्वालिटी को निर्धारित करने में
मैन्युफैक्चरिंग कास्ट और कास्ट ऑफ क्वालिटी दोनों का रोल होता है। यानी जो प्रोडक्शन कास्ट है, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि प्रोडक्शन कास्ट या मैन्युफैक्चरिंग कास्ट और कास्ट ऑफ क्वालिटी दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, और ये दोनों चीज़ें मिल करके प्राइसिंग में रोल प्ले करती हैं, और जब ये दोनों मिल करके काम करती हैं तो वही चीज़ हमारी टोटल कास्ट ऑफ क्वालिटी कहलाने लगती है। लेकिन टोटल कास्ट ऑफ क्वालिटी का अपना एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला है, तो अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में कहें तो प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्राइजल कॉस्ट, इंटरनल फेल्योरनेस का, एक्सटर्नल फेल्योरनेस कॉस्ट अपॉन वही सारी चीजें प्लस मैन्युफैक्चरिंग कास्ट या प्रोडक्शन कास्ट इनटू मल्टीप्लाई बाय 100, या इसी को दूसरे शब्दों में तो कास्ट ऑफ क्वालिटी अपॉन कास्ट ऑफ क्वालिटी प्लस कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इनटू मल्टीप्लाई बाय 100, और इसकी गणना परसेंटेज में होती है। और TCOQ जो रोल प्ले करता है वो प्राइसिंग में, यानी किसी प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत को निर्धारित करने में करता है। बस एक अंतिम बात ध्यान रखना है इस टॉपिक के बारे में कि हमें जो कास्ट ऑफ क्वालिटी है उसको हमेशा मिनिमाइज रखने की कोशिश करना है, क्योंकि हमें जब इसको आप मिनिमाइज रखेंगे तो आपकी प्राइस कम से कम होगी और लोग इजीली आपके प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करेंगे। क्योंकि अगर कास्ट ऑफ क्वालिटी आपका बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपकी टोटल कास्ट ऑफ क्वालिटी बढ़ेगी, और जब टोटल कास्ट ऑफ क्वालिटी बढ़ेगी तो आपके प्रोडक्ट या सर्विस जो है महंगी हो जाएगी, और फिर महंगे उत्पाद या महंगी सेवा को सामान्य ग्राहक नहीं जो है वो खरीदता। इससे आपकी सेल और आपका आगे की पूरी जो चैन है वो प्रभावित होगी। तो गाइस, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास पर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।